नमस्कार मित्रों। आज का विषय आधुनिक तथा समकालीन कलाकार के बारे में बताएंगे और परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आधुनिक तथा समकालीन कलाकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिहाजा इसको एक बार महा रिवीजन के रूप में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आधुनिक तथा समकालीन कलाकार। तो आइए जानते हैं। पहले जो है बंगाल में पुनरुत्थान, जो ई.बी. हैबल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जागृत आंदोलन शुरू किया था, तो उनके बारे में जानते हैं। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था? पुनर्जागृत आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों को नकारकर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित करना। पुनर्जागृत के मार्गदर्शक कौन कौन थे? ई.बी. हैबल जो अंग्रेज थे और अवनींद्रनाथ टैगोर जो भारतीय थे। पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत कलाओं से, चित्रों से प्रेरणा ली गई। पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? तो पुनर्जागृत में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? तो भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से। ई.बी. हैबल 1884 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? मद्रास आर्ट कॉलेज के। ई.बी. हैबल 1886 ईस्वी में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। ई.बी. हैबल 1896 में ई.बी. हैबल 1896 में किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने? तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज के। भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला का परित्याग करने को किसने कहा? तो ई.बी. हैबल ने। ई.बी. हैबल की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन थी? तो पवित्र नगर बनारस, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ई.बी. हैबल का दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ई.बी. हैबल द्वारा दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ कौन सा है? भारत में आर्यों का शासन, जो 1918 में प्रकाशित हुई। मित्रों, पहला क्या था? तो पवित्र बनारस था, जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। ई.बी. हैबल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकों के क्या क्या नाम हैं? ई.बी. हैबल द्वारा भारतीय कला पर लिखी गई पुस्तकों के क्या नाम थे? तो पहला इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, दूसरा आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, तीसरा इंडियन आर्किटेक्चर, चौथा बंगाल पट। ई.बी. हैबल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? ई.बी. हैबल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? तो आनंद केंटिस कुमार स्वामी ने। आनंद केंटिस कुमार स्वामी ने। 1913 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी को कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। और 1913 में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। 1907 ईस्वी में ई.बी. हैबल तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर कौन सी संस्था स्थापित की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड किचनर थे। कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। टोटल 35 सदस्य थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे, जिसमें 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्राचीन बौद्ध प्रतिमाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि एक उबला हुआ चर्बी से बना पकवान भी आत्मा की उत्कट निर्मलता तथा स्थिरता के प्रतीक का काम दे सकता है? तो वर्ड वुड ने कहा था। अब आइए मित्रों, देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। कंपनी शैली का सूत्रपात किसने किया? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली था। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश।
कौन सा चित्रकार था जो कई शैलियों को अपने में समाहित कर सकता था? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म किस दिन हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमी यूरोपीय, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का। गणेश जन्नी प्रसिद्ध चित्र जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर का था है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? गिल्हार्डी थे। अवनींद्रनाथ ने जापानी टेक्निक किससे सीखी? तो योकोहामा, हिसंदा और ताइक्वान से। अवनींद्र ने जापानी टेक्निक, जिसे वाश टेक्निक कहते हैं, किससे सीखी? तो योकोहामा, हिसंदा और ताइक्वान से। वाश पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? धूमिल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? तो ई.बी. हैब्बल के। रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ ने 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्य महापुराण किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ ने 1941 मित्रों। अवनींद्रनाथ ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया था? कई बार कई जगह पूछा गया है मित्रों। अवनींद्रनाथ ने कौन सा चित्र बनाकर अपना ब्रश त्याग दिया? तो काव्य महापुराण का चित्र बनाकर अपना ब्रश अवनी बाबू ने त्याग दिया था। बंगाल कला क्या थी? तो कला आंदोलन। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू। अवनींद्रनाथ ने अपनी मुगल श्रृंखला किस तकनीक से बनाई? तो वाश तकनीक में। अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्रण कौन सा है? भारत माता। एक मिनट तो कौन सा चित्र बनाया? तो भारत माता। भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? तो बंग माता से। बंग माता को भारत माता का नाम किसने दिया? तो सिस्टर निवेदिता ने। 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? तो कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल के। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने युवा काल में किस इटालियन चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की? तो गिल्हार्डी से ग्रहण करी। किससे ग्रहण करी? गिल्हार्डी से। 1920 ईस्वी से कला भवन शांति निकेतन कलकत्ता में अध्यक्ष पद किसने संभाला? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। 1920 में कला भवन शांति निकेतन कलकत्ता में अध्यक्ष पद किसने संभाला? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है, किसने लिखा? स्टेला कैम्ब्रिज ने। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित, किसने लिखा? स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा। अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों कटु आलोचना की गई? बंगाल में, क्योंकि इनके विषयों में चीनी रेखा तक जापानी वाश तकनीक का अनुकरण था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ के गुरु कौन थे? तो सिनोरधि लाड़ी थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ गुरु कौन थे? सिनोरधि गिल्हार्डी थे। भारतीय शिल्प के खड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। भारतीय शिल्प के खड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। भारतीय शिल्प के खड़ंग नामक पुस्तक किसने लिखी? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अवनींद्रनाथ ने मुखौटों या कार्टून से क्या उजागर किया? तो सामाजिक बुराइयों का। अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा था? शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो श्री पामर से। अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? तो जल रंग तकनीक के लिए। यात्रा का अंत नामक पुस्तक रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। योकोहामा, ताइक्वान तथा हिसिंदा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्र के घर कितने वर्षों तक रुके? 2 वर्षों तक। अवनींद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? तो सन 1905 में। अवनींद्रनाथ ठाकुर के जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम है? सांध्यदीप और भारत माता। अवनींद्रनाथ ठाकुर के जापानी तकनीक में बने चित्र का क्या नाम है? सांध्यदीप और भारत माता। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर वाश चित्रण के लिए किस धरातल का प्रयोग करते थे? इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर का।
अवनींद्र नाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? तो 20 पुस्तकें लिखी। अवनींद्र नाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? तो समन्वयवादी थी। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य का क्या नाम था? तो रानी चंदा था। क्या नाम था मित्रों? तो रानी चंदा था। अवनींद्र नाथ के शिष्य का क्या नाम था? रानी चंदा था। एक मिनट मित्रों। अवनींद्र नाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जोड़ा साकोर धारे। अवनींद्र नाथ ठाकुर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जोड़ा साकोर धारे। अब आइए मित्रों देखते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर या गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में होता है। गगनेंद्र नाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? तो गुणेंद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर का गगनेंद्र नाथ से क्या संबंध था? अवनींद्र इनके छोटे भाई थे। गगनेंद्र नाथ ने किन शैलियों को अपनाया था? विदेशी शैलियों को। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया? गगनेंद्र नाथ ने किया। सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किसने किया? तो गगनेंद्र नाथ ने ही किया था घनवादी शैली का प्रयोग भारतीय विषयों के लिए। यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर के ही चित्रों में दिखाई देता है। गगनेंद्र नाथ ने किसके प्रभाव में आकर घनवाद का प्रयोग किया? डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1923 ईस्वी में। गगनेंद्र नाथ ने किसके प्रभाव में आकर घनवादी का प्रयोग आरंभ किया? तो डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1923 ईस्वी में। गगनेंद्र नाथ की प्रतिभा का परिचय कौन सा चित्र है? स्वप्निल देश। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ई.बी. हैब्बल और गगनेंद्र नाथ ने। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किस कलाकार ने खोली? तो गगनेंद्र नाथ ने इसका स्थापना करी थी। गगनेंद्र नाथ ने रविन्द्रनाथ के किस ग्रंथ का चित्रण किया? तो जीवन स्मृति का। गगनेंद्र नाथ ने रविन्द्रनाथ के किस ग्रंथ का चित्रण किया? तो जीवन स्मृति का। घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार का नाम क्या था? गगनेंद्र नाथ। घनवाद और प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार का नाम क्या था? तो गगनेंद्र नाथ। गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया? तो टेम्परा, वाश तथा तैल रंग आदि। गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में किन किन माध्यमों का प्रयोग किया? टेम्परा, वाश तथा तैल रंग का आदि। मित्रों एक मिनट। अब आइए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? तो आधुनिक भारतीय शैली थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? तो आधुनिक भारतीय शैली थी। रविन्द्रनाथ के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था मित्रों? तो भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा? आनंद कुमार बोस ने। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा? आनंद कुमार बोस ने। कौन सा आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र बनाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर अपने चित्रों को स्याह कलम से बनाते थे। ये पता नहीं क्या हो जाता है मित्रों, स्क्रिप्ट कर जाता है स्क्रीन में। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली क्या है? समन्वयात्मक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली क्या है? समन्वयात्मक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तिचित्र किसने बनाया? तो तैल रंग से गगनेंद्र नाथ ने और जल रंग से अवनींद्र नाथ ने। कई बार पूछा गया, कई जगह पर महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों।
रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? तो दो लोगों ने बनाया। कौन कौन? गगनेन्द्र नाथ और अवनीन्द्र नाथ ने। गगनेन्द्र नाथ ने तैल रंग में बनाया और अवनी बाबू जल रंग के विशेषज्ञ थे और जल रंग में बनाया था। 1946 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित हुए? तो इनके मित्रों 4 चित्र प्रदर्शित हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। यूनेस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी हुई थी उसमें रविन्द्रनाथ जी के 4 चित्रों का प्रदर्शन किया गया था। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी? तो 1930 ईस्वी पेरिस में। पहली प्रदर्शनी ही रविन्द्र जी की जो है पेरिस में लगी थी, जो 1930 ईस्वी में। पता नहीं क्यों हिचकी आ रहा है, पानी भी पिया इसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है। भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कब हुई? तो 1931 में। वो भी कहाँ हुई? बम्बई में। याद रखिएगा आप लोग, पहली प्रदर्शनी इनकी पेरिस में हुई। जब पेरिस से लौटते हैं तब बम्बई में जाके पहली प्रदर्शनी हुई, बम्बई में। दूसरी पहली प्रदर्शनी पेरिस में 1930 में, और पेरिस जब लौटते हैं तो बॉम्बे में करते हैं। तो बॉम्बे में कब होता है? तो 1931 में। और इसके बाद फिर क्रम आगे चला, 1932 में कलकत्ता में इनकी प्रदर्शनी लगी। तो रविन्द्रनाथ जी को गीतांजलि पुरस्कार भी मिला था। तो गीतांजलि पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। कहाँ मिला था? इंग्लैंड में। रविन्द्रनाथ के पिता का क्या नाम था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ के बाबा का क्या नाम था? द्वारकानाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी पदवी दी गई? तो नाइटहुड की पदवी दी गई थी। कब? 1915 ईस्वी में। ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार किया? तो 40 चित्रों का। ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार किया? तो 40 चित्रों का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1919 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना कब की? तो 1919 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कितने चित्र बनाए? तो 250। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मित्रों इतना ही टॉपिक बनता है। और अगला विषय अब आता है नंदलाल बसु जी का। इनका जन्म 1883 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम जो है पूर्णचंद्र बसु। नंदलाल बसु के पिता का नाम क्या था? पूर्णचंद बसु। नंदलाल बसु की माता का क्या नाम था? क्षेममणि। नंदलाल बसु के माता का क्या नाम था? तो क्षेममणि। नंदलाल बसु की माता का जब देहांत हुआ तो नंदलाल बसु की उम्र बहुत कम थी। उनकी उम्र उस समय 8 वर्ष थी। नंदलाल बसु ने किन गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो नंदलाल बसु ने अजंता और बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करी थी। 1971 ईस्वी में रविन्द्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा नामक शिल्प केंद्र तथा ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए थे? तो नंदलाल बसु नियुक्त किए गए थे। हम प्राणों के पुजारी हैं किसने कहा था? हम प्राणों के पुजारी हैं किसने कहा था? तो नंदलाल बसु ने ही कहा था। 1 मिनट मित्रों। रिटर्न ऑफ बुद्धा किसका है? फेमस है नंदलाल बसु का है। 1950 में नंदलाल बसु को बीएचओ ने कौन सी उपाधि से विभूषित किया? तो डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया था। ललित कला अकादमी ने इन्हें क्या भेंट किया? तो ताम्रपत्र भेंट किया था। किसको? नंदलाल बसु को। नंदलाल बसु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ कहाँ गए? तो हरपुरा, फैजाबाद और लखनऊ गए थे। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया?
और किस माध्यम से बनाया? तो पोस्टर रंग से बनाया, पोस्टर रंग से और पोस्टर बनाया। कई बार पूछा गया मित्रों। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया और किस माध्यम बनाया? तो उन्होंने पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार लिनो कट पर कार्य करता था? तो नंदलाल बसु ही थे। बंगाल शैली के चित्रकार ने माइकल एंजेल का रैफेल की अनुकृतियां तैयार की। नंदलाल बसु ने। बंगाल शैली के किस चित्रकार ने माइकल एंजल और रैफेल की अनुकृतियां तैयार की? तो नंदलाल बसु ने ही तैयार करी थी। नंदलाल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 10,000 चित्रों का। रमेंद्रनाथ के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्र किसने बनाया? नंदलाल बसु ने। रमेंद्रनाथ के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्र किसने बनाया? नंदलाल बसु ने। नंदलाल बसु द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम बना है? तो जल रंग में। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन हुआ है? तो नंदलाल बसु के। नंदलाल बसु ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में कौन सा भित्ति चित्र बनाया? तो गंगा अवतरण का। सॉरी मित्रों। नटी की पूजा और जलता देवदार का भी चित्र किसने बनाया? तो नंदलाल बसु ने। और कहाँ, किस स्थान पर? शांति निकेतन कला भवन में। नटी की पूजा और जलता देवदार का भी चित्र किसने बनाया? नंदलाल बसु ने बनाया। अब कहाँ बनाया था? शांति निकेतन की कला भवन में। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिनके चित्रों की रंगीन वृत्तचित्र बनी? नंदलाल बसु की। वृत्तचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? भारतीय ग्राम्य जीवन। मित्रों हिचकी बंद नहीं होगी, हो रही है, लेकिन क्लास में अवश्य पढ़ाऊंगा। कुछ भी हो जाए, क्लास तो आप लोगों के लिए मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्षेत्र से आते हैं जो आज का विषय है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय ग्राम्य जीवन है। मित्रों ये जो क्लास है ना, विक्रम एकेडमी 99 IAS का जो TGT PGT आर्ट का क्लास है चल रहा है, आपको एक बार पढ़ने मात्र से ही दोबारा रिवीजन करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और संभवतः 99% यहीं से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कभी भी किसी भी सत्र का उठा के आप देख लीजिए, अगर इससे बाहर आया हो, एक ही क्लास का मिलान कर लीजिए कि चाहे जब आया हो यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं आयोग के यूपी में आर्ट का, एक क्लास मेरा देख लीजिए और इससे बाहर आया हो तो बताइएगा। तो आइए आगे चलते हैं। हर पूरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय ग्राम्य जीवन। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा रवीन्द्र शताब्दी पदक कब प्रदान किया गया? 1965 ईस्वी में। किसको प्रदान किया गया था? नंदलाल बसु को। क्या प्रदान किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता द्वारा रवीन्द्र शताब्दी पदक। नंदलाल बसु का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सती का देह त्याग और शिव का विषपान। नंदलाल बसु का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सती का देह त्याग और शिव का विषपान। नंदलाल बसु को 1957 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो डीलिट की। इन्हें कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब प्रदान किया गया? 1958 ईस्वी में। इन्हें
कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक का प्रदान किया गया 1958 ईस्वी में। इन्हें रवींद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 ईस्वी में कौन सी उपाधि प्रदान की गई? डी.लिट की। इन्हें डी.लिट की उपाधि नंदलाल बसु को दो जगह से प्रदान होती। एक तो 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि मिलती है, और दूसरा रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से 1963 में फिर मिलता है इनको। कौन सी उपाधि? डी.लिट की। और 1958 में नंदलाल बसु को क्या मिलता है मित्रों? तो रजत जयंती पदक मिलता है। कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक 1958 में। आगे चलिए। नंदलाल बसु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देशिकोत्तम भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है। नंदलाल बसु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देशिकोत्तम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? तो 1908 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? तो 1908 ईस्वी में। इस प्रदर्शनी में इन्हें कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया? तो 500 रुपए का। किस प्रदर्शनी में नंदलाल बसु को 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया? तो आप लोगों को उत्तर क्या होगा मित्रों? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में। इस कितने रुपए इनको इस पुरस्कार मिला था? तो 500 रुपया। शांति निकेतन में नंदलाल बसु को क्या कहा जाता था? तीनों बाबू मोसाय, मास्टर मोसाय कहा जाता था। बाबू मोसाय कहा जाता था। नंदलाल बसु कहाँ के अध्यक्ष थे? तो विश्व भारती कला भवन के। नंदलाल बसु कहाँ के अध्यक्ष थे? विश्व भारती कला भवन के। नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्रों को सजाया? इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्रों को सजाया? तो इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कौन थे? नंदलाल बसु। शांति निकेतन के त्रिमूर्ति कौन थे? तो पहला नंदलाल बसु, दूसरा विनोद बिहारी मुखर्जी, तीसरा रामकिंकर बैज। मित्रों ये भी एक दो बार पूछा गया है, इसलिए उम्मीद है कि फिर पूछा जा सकता है। फिर से आप लोग इसको सुनिए। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कौन थे? नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज। तो आइए मित्रों चलते हैं। अब अगला विषय क्या है? असित कुमार हलदार। इनका जन्म कब होता है? 1890 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में असित कुमार हलदार को किसने सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने। 1941 में असित कुमार हलदार को किसने सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने। असित कुमार हलदार ने कितने ग्रंथों की रचना की? 40 से अधिक। असित कुमार हलदार की प्रारंभिक रचनाएं किस पर अंकित हैं? तो भित्ति चित्रों पर। असित कुमार हलदार की आकृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हलदार का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? तो जगई मगई संथाल परिवार। जगई मगई चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। असित कुमार हलदार ने किन गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की? अजंता बाघ और जोगी मारा की। इनके चित्र किस धरातल पर बने हैं? तो लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर। इन्होंने अपने चित्रों पर किन रंगों का प्रयोग किया? तो जल रंग, तेल रंग तथा टेम्परा का। असित कुमार हलदार चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो कवि तथा बंगला गीतकार थे। मेघदूत और ऋतु संहार का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार को नंदलाल बसु ने अजंता की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो 1910 ईस्वी में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में। असित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार की? 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। असित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार करी? तो 1914 ईस्वी में समरेंद्रनाथ गुप्ता के साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां तैयार करी। कौन? असित कुमार हलदार।
लासित या लोसंड के जन्मदाता कौन है? तो असित कुमार हलदार। लासित या लोसंड के जन्मदाता कौन है? असित कुमार हलदार। लासित या लोसेंट किसे कहते हैं? लकड़ी पर लाख से वार्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासित कहते हैं। लासित या लोसेंट किसे कहते हैं? लकड़ी पर लाख से वार्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासित कहते हैं। मित्रों, बार बार अगर मैं रिवाइज करता हूं तो इसका मतलब महत्वपूर्ण यह प्रश्न हो सकता है। लासित या लोसेंट किसे कहते हैं? तो लकड़ी पर लाख से वर्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासित कहते हैं। असित कुमार हलदार की चित्र शैली कैसी थी? तो इनकी चित्र शैली गीतात्मक थी। इनकी रेखाओं जैसे ध्वन गूंजती थी। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई अजंतक प्रतिलिपियां कहाँ हैं? साउथ केसिंगटन म्यूजियम, लंदन में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई अजंता की प्रतिलिपियां कहाँ हैं? साउथ केसिंगटन म्यूजियम, लंदन में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई जोगी माता की प्रतिलिपियां कहाँ हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग, दिल्ली में। असित कुमार हलदार द्वारा बनाई गई बाघ की गुफा प्रतिलिपियां कहाँ हैं? तो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। असित कुमार हलदार किस रूप में जाने जाते हैं? तो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला विषय मित्रों, छितेंद्रनाथ मजूमदार। इनका जन्म 1891 ईस्वी में। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। छितेंद्रनाथ बंगाल शैली के कैसे कलाकार थे? तो वैष्णव संप्रदाय के कलाकार थे। छितेंद्रनाथ बंगाल शैली के कैसे चित्रकार थे? तो वैष्णव धर्म के चित्रकार थे। छितेंद्रनाथ किस स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। छितेंद्रनाथ का विषय क्या था? राधा कृष्ण और चैतन्य। छितेंद्रनाथ का पहला चित्र ध्रुव की तपस्या किसने खरीदा था? तो एक अंग्रेज ने 80 रुपए में। छितेंद्रनाथ का दूसरा चित्र राधा का अभिसार किसने खरीदा था? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, लंदन के प्रधानाध्यक्ष ने 100 रुपए में खरीदा था। छितेंद्रनाथ मजूमदार का दूसरा चित्र राधा का अभिसार किसने खरीदा था? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लंदन के प्रधान अध्यापक ने 100 रुपए में खरीदा था। छितेंद्रनाथ को किस विद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो 1942 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस देवियों के चित्रों को चित्रित किया? तो सरस्वती, लक्ष्मी और मनसा देवी की। छितेंद्रनाथ मजूमदार का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो पालिग मृग। छितेंद्रनाथ मजूमदार का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो पालिग मृग। छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय रंग कौन से हैं? हल्का पीला, लाल, हरा और गेरुआ। हल्का पीला, लाल और कौन सा है मित्रों? छितेंद्रनाथ मजूमदार के प्रिय रंग कौन से हैं? तो हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ। भाव का सम्राट किसे कहते हैं? छितेंद्रनाथ मजूमदार को ही भाव का सम्राट कहते हैं। बंगाल शैली के किस चित्रकार के चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्ष अधिक हैं? छितेंद्रनाथ के। बंगाल शैली के किस चित्रकार के चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्ष अधिक हैं? छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों में वृक्ष अधिक हैं, पृष्ठभूमि में वृक्ष अधिक हैं। बंगाल शैली के किस चित्रकार की मृत्यु इलाहाबाद में हुई? छितेंद्रनाथ मजूमदार की 1975 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अगला विषय कौन से कलाकार हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में। केंद्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। कला किसी के बाप की बपौती नहीं, इसे कौन धारण कर सकते? इसने किसने कहा था? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई श्रम विजय की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो कांस्य की। देवी प्रसाद राय चौधरी तथा बम्बई में बनाई गई श्रम की विजय मूर्ति किस धातु की बनी है? तो कांस्य की। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार और मूर्तिकार दोनों है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार शिकारी, निशानेबाज तथा पहलवान था? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस शैली के चित्रकार थे? तो यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? तो यथार्थवादी शैली के चित्रकार थे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला,
चलिए और आगे देखते हैं इनके बारे में मित्रों। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार शिकारी, निशानेबाज तथा पहलवान था? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस शैली के चित्रकार थे? तो यथार्थवादी शैली के। देवी प्रसाद राय चौधरी किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के। देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस तरह के चित्र बनाए? बंजारे, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवों से संबंधित। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्तियां कौन सी हैं? तो श्रम की विजय, गांधी जी की दंडी यात्रा, शहीद स्मारक। देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्रों पर किस चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो रेम्ब्रांट और टिशियन का। श्रम की विजय मूर्ति इस समय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। शहीद स्मारक मूर्ति इस समय वही है, नई दिल्ली में। देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्तियों पर उसका प्रभाव पड़ा इटली के मूर्तिकार रोदा का। पग पग पर कोहरे का दृश्य कौन बनाता था? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने तैल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इटालियन शिल्पी वायस से। देवी प्रसाद राय चौधरी ने तैल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इटालियन शिल्पी वायस से। तो अगला विषय मित्रों शैलेंद्र नाथ डे, अब्दुल रहमान चुगताई भी हैं। अभी ऐसे बहुत सारे अभी समकालीन आधुनिक कलाकार हैं जिनको हम अगले क्लास में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा है, पसंद आया हो, अगर ना भी पसंद आया हो तो एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ के सुन के आपको दोबारा कहीं कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा अगर आपको कोई भी विषय चैप्टर टफ लग रहा हो या न पढ़ समझ में आया हो तो मित्रों ज़रूर कमेंट करिए, लिखिए। हम उस चैप्टर को बहुत ही सरल भाषा में आप तक अवश्य हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और करेंगे, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट चाहे जब अभी अध्यक्ष के यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था इलाहाबाद में मित्रों, तो वहाँ जो है 1 हफ्ते में कैलेंडर जारी करेंगे और जो 2022 का एग्ज़ाम है वो डेट भी घोषित हो सकता है संभवतः। तो आप लोग जो है तैयारी लगे रहिए। और अगला विषय फिर हम अभी आधुनिक समकालीन कलाकार जो है 2 या 3 क्लास में ये पूरा होगा मित्रों। तो अगले क्लास में लेकर हम ज़रूर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मित्र। नमस्कार।